परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो, रोलिंग डाइस हो, बैग एंड बॉल्स के सम हो, या फिर कार्ड्स वाले सम्स हो, ये सारे सम्स हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए। अगर अब तक आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो मेरे भाई आप YouTube पे देखो, वीडियोस अवेलेबल है। मैंने ऐप में भी आपको कोर्स में ये वीडियोस जो है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की। एग्जैक्टली मैं बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की आज बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने ये कहा था कि कोर्स के हिसाब से अगर आप जाओ तो जैसे अगर मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको 200% 200% ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। भाई ऐसे 200% कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो बस 100% होता है। तो हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने बोला भी है पहले भी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, लोएस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, कभी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। हाईएस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1, यानी कि 100%, यानी कि कितनी? 100%। आज हम लोग देखेंगे कि भाई ये प्रोबेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसी के साथ साथ आगे जाके जो बेस थ्योरम के ऊपर मोस्टली सम्स आते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर सीखनी है तो हमें आना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज व्हाट टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इसको तो दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का थियरम भी इसे बोला जाता है। देखते हैं सारी चीजें इन डेप्थ एनालिसिस आज हम लोग करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई मुझे पता है, आपको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आपको पता है, मुझे पता है, तो मतलब क्या है भाई? देखो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब मेरे को पता है अगर मैं ये मार्कर उठाऊं और यहाँ से मैं अभी अगर 5th फ्लोर पे हूँ या फिर 2nd फ्लोर पे हूँ, यहाँ से मैं अगर नीचे ये फेंक दूँ तो मुझे पता है कि ये कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। तो दिस इज माई डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इतने सालों से चलता आ रहा है भाई, हम सारे टीचर लोगों का फेवरेट एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। जब कॉइन टॉस हो रही होती है तब देखो दिमाग में हेड्स आएगा या टेल्स आएगा के ऊपर जो सोच विचार चलता है ना भाई, तो उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के इवेंट्स रहते हैं, उसका एक सैंपल स्पेस होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैंने हमेशा कौन सी चीज़ पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, दैट इज सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को हम लोग हमेशा एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस होता क्या है? तो जैसे मैं अगर टॉसिंग अ कॉइन का एग्जाम्पल ले लूँ, टॉसिंग अ कॉइन ये सब देख चुके हैं हम लोग, फिर भी आपको बस बेसिक नॉलेज हो इसलिए मैं बता दूं। इसका जो सैंपल स्पेस होगा ना दोस्त, वो ऑफ कोर्स क्या होगा, सिर्फ हेड्स आएगा या फिर क्या आएगा, टेल्स आएगा। अब टॉसिंग अ कॉइन के हिसाब से आपको भी पता है कि अगर मैं रोलिंग अ डाई के हिसाब से जाऊं तो, या फिर डाइस बोलते हैं जब 2 होंगे, तो आपको पता है उसका सैंपल स्पेस आएगा, वो क्या आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और उसके साथ क्या होगा, 6 होगा। तो कुछ इस हिसाब से आपका सैंपल स्पेस वर्कआउट होता है कि ऑल जितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सैंपल स्पेस। तो ये आपका वन ऑफ द इवेंट। अब इस सैंपल स्पेस के अंडर अगर कोई एक आध इवेंट हम लोग ले रहे हैं तो इवेंट के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलेंगे। सपोज फॉर एन इवेंट ए, अगर मैं बोलूं फॉर एन इवेंट ए अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट। अब अगर मैं ये डेफिनेशन दिमाग में रख के आपको कुछ सवाल पूछूं तो आई नो आपको आते हैं हेड्स आने की प्रोबेबिलिटीज। माय इवेंट ए इज व्हाट, हेड्स आना चाहिए, तो हेड्स अपॉन हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड्स कितना है, एक ही है, आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 2 है, तो 1 आउट ऑफ 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से यार छोटा मोटा है तो बेसिक तो प्रोबेबिलिटी का आपको अब सब कुछ पता है। मैं बेसिकली इंटरेस्टेड किन लोगों में हूँ मैं ये बता देता हूँ। अगर आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत भी पता चलिए ना, मैं तो एक रोलिंग डाइस या फिर रोलिंग डाई वाले एग्जांपल के लिए जा रहा हूँ। देखो आप प्लीज देख लेना मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। रोलिंग लेट्स से डाइस ही बोल लेते हैं अपन इसको, कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ रोलिंग डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस रहेगा दैट विल बी ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 और क्या रहेगा मेरे दोस्त, 6 रहेगा। एम आई करेक्ट? अब एक काम करते हैं
लेट ए इज एन इवेंट। अब ए एक ऐसा इवेंट हम लोग कंसिडर करते हैं कि द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज इवन नंबर इवेंट ए, लेट इवेंट ए लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस इज इवन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए के बेसिकली ए का जो ओवरऑल यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाई देंगे वो कौन से दिखाई देंगे? मुझे बताइए, ये आपका ओवरऑल सैंपल स्पेस है, इसमें से इवन नंबर बता सकते हो कौन से? ऑफ कोर्स आपको पता है, 2 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा मेरे भाई? 6 आएगा। अब इसी के साथ साथ एक और इवेंट ले लेता हूँ मैं, ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस आपको समझ में आए इसलिए ले रहा हूँ मैं। नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस इज कंसिडर करते हैं इज डिविजिबल बाय 3। हेल्प करोगे? डिविजिबल बाय 3। अरे बहुत बेसिक है, मुझे पता है आपको आता है, बट फिर भी बस आपके लिए बताने की कोशिश करो। डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर्स कितने? सिर्फ 2 है। कौन है? 3 और कितने? 6 है। तो अब मुझे बता दो, अगर आपको पता है दिस इज योर सैंपल स्पेस, दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, मुझे करना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस केस में हमेशा याद रखना, 2 चीजें सिखाऊंगा। एक है जिसको बोलते हैं कि यूनियन, या फिर आप उसको अदर वे राउंड भी ले सकते हो, यू कैन कॉल दिस एज टू बी एंडिंग। तो मैं बताता हूं कैसे। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, रादर मुझे अगर ए यूनियन बी भी अगर कुछ निकालना है तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? ध्यान देना, ए यूनियन बी का मतलब है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो उस हिसाब से अगर मुझे कुछ दिखा तो वो मैंने यहां पे लिखना है। तो बता दो, ए यूनियन बी में मुझे क्या आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए 2, then I should have 3, then I should have 4 and then I should have 6। अब मुझे बता दो, अब आप पूछोगे अरे सर जी इधर पे भी 6 है, इधर पे भी 6 है, तो हम करें क्या? करे क्या भाई? रिपीटेड आपको नहीं लेना है, ये 6 1 टाइम की वैल्यू है ना यहाँ पे, तो रिपीट भी आई तो भी आपको बस एक बार कंसिडर करनी है। अब आप, ये हो गया ए यूनियन बी। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरसेक्शन, या फिर उसको आप बोल सकते हो ऑरिंग, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए इंटरसेक्शन बी। क्या आप मुझे बताओगे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों में कॉमन जो है वो कौन है? इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा कौन है? बस एक ही नंबर है भाई, वो भी कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ कितना है मेरे दोस्त? 6 है। तो बहुत इजी है ये, अगर आप दिमाग भी लगाओगे ना तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको समझ में आएगा। अब ना आपने ये बहुत छोटे थे तब ऐसे कुछ वेन डायग्राम वगैरह वगैरह भी सीखा होगा, राइट? तो ये सैंपल स्पेस वाला आपका है वेन, तो यहाँ पे हम लोग ना कुछ ड्रॉ करते, देखो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, याद है आपको कुछ ऐसा, राइट? सो if I consider this as to be A, if I consider this to be as B, तो ये जो होता है ना, this is always A intersection क्या होता है मेरे दोस्त? B होता है। और इन सभी को हम लोग बस एक एक बार जब चुनेंगे ना तो A यूनियन B जो है वो हम लोगों का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला आपको बता दूं बस मैं आपको, प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट A यूनियन B यानी कि A एंडिंग B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। बहुत छोटे थे तब से आपने ये फॉर्मूला देखा होगा आपको इस फॉर्मूला के बारे में ज़रूर पता भी होगा, राइट? तो अब ये हो गया। अब आपको एक और बात बता दूं, मज़े की बात बताता हूँ। अगर इतनी ही कॉन्सेप्ट आपने देखी है तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे याद रखना, इस केस में ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है ना? अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो इस केस में देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इंटरसेक्शन। एम आई करेक्ट? इस केस में आपका इंटरसेक्शन का आंसर ही 0 हो जाएगा। यानी कि P ऑफ A यूनियन B को लिखने का एक और तरीका भी है, दैट इज P ऑफ A प्लस क्या लिख सकते हो आप इसको? P ऑफ B। बचा हुआ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो इस केस में A एंड B ये दोनों के दोनों जो होंगे वो होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब भाई तू मेरे बीच में मत आ, मैं तेरे बीच में नहीं आता हूँ। तो दोनों में कोई कॉमन चीज़ अगर नहीं होगी ना, तो इस केस में आप लोग ये इंटरसेक्शन बी को हटा सकते हो। और बोलोगे नहीं हटाना सर हम लोगों को, मत हटा, उसकी जगह पे 0 लिख दे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी याद रखा तो भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था बेसिक्स प्रोबेबिलिटी का, यूनियन इंटरसेक्शन वाली चीज़ें थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। बट फिलहाल एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी की जब शुरुआत होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सिलेबस में देते, तो एक्सियम्स या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। भाई मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाई है। मैंने आपको बोला भी था कि भाई लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 0 और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो आपने अगर देखना है तो एक तो 0% होता है या फिर कितना होता है 100% आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर आप ये जो कोर्स है वो खरीदोगे तो यस और नो आएगा, अगर यस होगा तो यस 100% और नो होगा तो क्लियरली कितना होगा 0। तो 0 to 100% ही होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये 101% या फिर 120%, 200%, ये जो चीज़ें होती है कभी होती है नहीं है। 100% अगर आप बोलो तो ये आपका पूरा का पूरा गेम जो है वो मैदान में ले लेता है, राइट। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट जो बोला है इज इक्वल टू कितना लिखा है 1। ऑफ कोर्स यार, अगर मैं आपको बोलूँ कि सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट आपके अगर कोई इवेंट ए अगर है उसमें आ रहे हैं, तो मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो ऑफ कोर्स क्या होगी आपकी, यूजुअली नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस होगा। तो ऑफ कोर्स आपका सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा कितना आता है 1। अब आप पूछोगे सर जी ठीक है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट भी बता दीजिए। तो देखो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, राइट। अब मुझे बता दो इसका मतलब क्या है। मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की रोलिंग डाइस में आपका 7 आ जाए, अब आपको पता है मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 से होता है, 7 होता ही नहीं है ना, तो इस केस में नल सेट बनेगा। तो नल सेट जब बनता है तो इस केस में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेंगे इवेंट में वो ऑफ कोर्स कितने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0। तो इस केस में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, 0 अपॉन कुछ भी आए तो आपका जो अपॉन वाला जो आंसर आएगा, सॉरी जो फाइनल वाला आंसर आएगा दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो कोई एक्सप्लेनेशन की इसको तो जरूरत भी नहीं है भाई। हाँ अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपको भी पता है जो एलिमेंट्स ए में नहीं है वो बचे हुए एलिमेंट जो होते हैं उन एलिमेंट्स का जो सेट बनता है दैट इज नथिंग बट उसकी प्रोबेबिलिटी सेट होता है वो ए बार होता है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोला जाता है। सो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए होता है। तो ये भी आपको पता है। नेक्स्ट जो नंबर 5 है ये मैंने ऑलरेडी अभी सिखाया आपको, पी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि पी ऑफ ए एंडिंग बी के का फॉर्मूला जो है वो दोनों को ऐड करो और माइनस करो, उसमें से इंटरसेक्शन सिखाया था। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इस केस में भी ये देखो यहीं पे मैंने आपको ये चीज भी सिखाई थी कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो आपको बस क्या करना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे सर जी सिर्फ 2 इवेंट हो तो ठीक है, अगर 3 इवेंट हो तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो भाई 3 इवेंट हो तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू ऑफ कोर्स क्या आएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C तक तो आता ही आता है आपको। अब क्या करो, A और B में कोई इंटरसेक्शन होगा हटा दो, B और C में कोई इंटरसेक्शन होगा हटा दो, C और A में कोई इंटरसेक्शन होगा तो हटा दो, जो बीच बीच में टांग अड़ा रहा है कॉमन 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 आ रहा है वो सारा का सारा हटा दो। यहाँ पे तो A B C में भी कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारे यूनिक एलिमेंट्स आने चाहिए। तो आपको P ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर जी इतना सारा काम करने की अगर मुझे ज़रूरत नहीं थी, अगर मेरे इवेंट्स ही अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या हो, अगर वो किसी के आड़ नहीं आ रहे, किसी के आड़े नहीं आ रहे, कहीं पे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो भाई अच्छे लोग हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होने चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वैसे तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में कभी पूछी जाती है। आप ना 12th स्टैंडर्ड तक आपने काफ़ी किया होगा, 10th स्टैंडर्ड तक के भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी सारी आती है। मैंने ये बताया क्यों बताया, आगे जाके एप्टीट्यूड, काफ़ी सारी रेलवेज़ की एग्ज़ाम्स है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोबेबिलिटी लगती है ना दोस्त, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें आपको वापस यहाँ पे सिखा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मेरा जो बेसिक एम रहेगा वो रहेगा कि आपने 2 चीज़ें मेरे से बहुत अच्छे से समझ के लेनी है। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले तो सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अब नाम से ही आपको पता चला होगा, कंडीशन डालते हैं, राइट। देखो कभी दोस्तों में आप बैठे हो और अगर आपने किसी को पूछा यार मेरे बारे में बता ना यार कुछ, मतलब प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बता ना मैं कैसा हूँ, तो आपका दोस्त शुरू करता है, देखो कैसे, यार तू बहुत अच्छा है,
राइट देखो मैं वापस बता रहा हूँ, आपने आपके दोस्तों के ग्रुप में किसी एक को पूछा यार मेरे बारे में बताना प्लीज़, तो उसने शुरुआत करी यार तू बहुत अच्छा है, तो आपको कैसे फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ ना? रुको, यार तू बहुत अच्छा है लेकिन, मगर, बट, ये जब चीज़ें आगे लगती है ना भाई, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल चीज़ है, किंतु, परंतु, अगर, लेकिन, गिवन, प्रोवाइडेड, ऐसी जब भी चीज़ें रहेंगी ना, तब समझ लो कि यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी उसको लग गई है कंडीशन। समझ में आया? तो तू अच्छा है लेकिन जब कोई सामने होता है तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब तू ऐसा करता है तो अच्छा नहीं लगता है, अब प्रोवाइडेड जब तू ऐसा करता है तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब अच्छा है लेकिन कहाँ पे अच्छा नहीं है, या फिर कोई एक कंडीशन जो है वो हमेशा जब दी जाती है ना, तो इस हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशनली हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। अब आप पूछोगे सर जी क्यों, मतलब ये एग्जाम्पल देके आप क्या बताना क्या चाहते हो? तो चलिए एक काम करते हैं ना, मैं ही आपको एक एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से बेसिक दिखा देता हूँ। वो एग्जाम्पल होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं, एंड उसके बाद ये फॉर्मूला जनरेट क्यों हुआ वो भी डिटेल में देखते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल ना, हम लोग एक काम करते हैं, वेल शफल्ड पैक के बारे में बात करते हैं। वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, राइट। अब मैं कुछ सवाल आपको पूछता हूँ, मुझे बता दो, उसका सैंपल स्पेस जरूर रहेगा। तो जो अपन पत्ते खेलते हैं, राइट, तो वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स रहते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल्स इन द सैंपल स्पेस कितने रहते हैं भाई? कितने रहते हैं? ओवरऑल 52 रहते हैं ना, जोकर को कंसिडर मत करो। तो सिंपल चीज़ है, अपने पास कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो लॉजिक देखो, मेरे पास वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, राइट। अब मुझे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, जिसको हम लोग इवेंट ए बोलेंगे, इज एन एस ऑफ हार्ट्स। आपको वैसे भी तो स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा, बादाम का इक्का है, मुझे पत्ते का पूरा बंच दिया हुआ है जिसमें 52 कार्ड्स है। वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड में से एक पत्ता मुझे निकालना है, जो कि मुझे क्या चाहिए? एस ऑफ हार्ट चाहिए। मुझे बता दो ओवरऑल क्या लगता है आपको, इवेंट ए जब आपको पता चल चुका है एस ऑफ हार्ट्स है, तो क्या आपको पता है नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए कितने रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है ना बादाम का इक्का आपके पूरे सेट में। तो मुझे बता दो, अब आपको अगर ये दो लोग ऑलरेडी पता है एन ऑफ एस और एन ऑफ ए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट एन एस ऑफ हार्ट क्या आएगी? होल्ड करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट एन एस ऑफ हार्ट इज कितनी आएगी? एक तो कितने हैं? 1 है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए 1, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हुए? सो फेवरेबल इज एक ही पत्ता चाहिए, कितने में से? 52 में से। तो ये आपका आया आंसर। अब आप बोलोगे क्या सर ये तो इतना सिंपल है, ये तो हम लोगों ने वैसे भी करा हुआ है। अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना ऐसे एक ही एग्जाम्पल में कुछ एक और कंडीशन दे देता हूँ। अब बहुत अच्छे से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, जहां पे कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ हार्ट। सवाल वही, एस ऑफ हार्ट तक के सवाल वही। प्रोवाइडेड दैट अब आने वाला है मजा। प्रोवाइडेड दैट इट इज, क्या बोला है? ऑलरेडी रेड। एक काम करते हैं, अगर ये ना होता तो आपको पता है आपने आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाला हुआ है 1/52। एम आई करेक्ट? अब मुझे बता दो कि अब अगर उन्होंने बोला है कि जो पत्ता निकला है वो रेड है ऑलरेडी, तो मुझे बता दो कि आपके ओवरऑल जो पत्ते रहते हैं उसमें रेड कितने रहते हैं? 26 रहते हैं। तो कार्ड्स में आपके रेड होते हैं 26 और आपके ब्लैक कितने होते हैं? 26 होते। तो मुझे बता दो क्या लगता है आपको प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट एन एस ऑफ हार्ट्स प्रोवाइडेड दैट इट इज रेड। देखो कैसे लिखा है मैंने, ए डिवाइडेड बाय बी या फिर ए स्ट्रोक बी के हिसाब से आप इसको बोल सकते हो। तो मुझे बता दो प्रोवाइडेड इट इज रेड
अगर मुझे एस ऑफ हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अब मुझे बताओ मेरा आंसर क्या आएगा। अब ना मैं आपको पहले तो बता दूं, पता तो एक ही रहेगा, राइट। अब मुझे बता दो आपका डिवाइड बाय क्या होना चाहिए। अब आपको ऑलरेडी पता है जो निकला है वो कितना है, 20 निकला है वो कौन है, रेड है। तो मुझे बता दो क्या आपको ब्लैक वालों के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आपको सिर्फ रेड कार्ड के बारे में सोचना है। कितने रेड कार्ड है भाई? 26। तो वैसे भी 26 हट गए। तो अब आपकी जो नई प्रोबेबिलिटी आएगी ना मेरे दोस्त, दैट वुड बी नथिंग बट 1/26। लॉजिकली कुछ समझ में आया? ये ना होता तो 1/52 होता, ये आया, कुछ कंडीशन आई तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर चेंज होके 1 कितना हुआ, 26 हुआ। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? रुको, अब ये दो कंडीशंस होने के, ये दो सिचुएशंस आपको समझ में आया। तो दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी। ये जो आपने अभी भी देखा ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी थी, और ये जो आपने देखा दिस वॉज वॉट, कंडीशन थी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, मैं हट जाता हूँ, रुको, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज व्हाट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हमेशा याद रखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको मैं फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए मैं फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए ऑकर्स गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज, फॉर्मूला बहुत शानदार है। ए इंटरसेक्शन बी को आपको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सेम चीज अगर मुझे उल्टा कभी पूछा, कुछ नहीं यार सब सेम है, ऐसा पूछा तो बस पलटी मारो ना यार, ऊपर के एलिमेंट को तो वैसे ही रखना है, उन्हीं दो एलिमेंट में आपको इंटरसेक्शन लेना है, बस यहाँ पे पी ऑफ क्या हो जाएगा, ए। इन दो लोगों को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे भी सम आए, एक को याद रखा तो वैसे भी दूसरा आ जाएगा। अब आप पूछोगे ये इधर मैच नहीं हुआ, रुको, यहाँ पे ना मैंने बस एक आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ बताया था, अब मैं इस बंदे को प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे ना 2 कॉइन्स को टॉस करना है। कितना करना है? 2 कॉइन्स को टॉस करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ले लूँ, एक्सपेरिमेंट टॉसिंग 2 कॉइन्स। कितने कॉइन्स? 2 कॉइन्स। तो अगर 2 कॉइन्स को मुझे टॉस करना है तो क्या आप मुझे बता सकते हो आपका सैंपल स्पेस जो है वो क्या दिखाई देगा? क्या आप हेल्प भी कर सकते हो मुझे? मैं बताता हूँ। सैंपल स्पेस जो होगा 2 कॉइन टॉस करने के बाद हो सकता है हेड्स हेड्स आ सकता है, हेड्स टेल्स आ सकता है, टेल्स हेड्स आ सकता है, और टेल्स टेल्स भी आ सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा दिया कि यहाँ पे सैंपल स्पेस, आपके सैंपल स्पेस में कितने ओवरऑल एलिमेंट्स रहेंगे? 4 एलिमेंट्स रहेंगे, राइट। अब देखो मैं एक एक इवेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको। इवेंट ए मुझे क्या चाहिए? इवेंट ए एक ऐसा इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मुझे क्या मिले, बोथ हेड्स, यानी कि मुझे क्या ऑप्शन आना चाहिए? बोथ हेड्स का ऑप्शन आना चाहिए। तो मुझे बता दो, ऑफ कोर्स आपको ए में सिर्फ अकेला बंदा दिखना चाहिए, इसमें से ऑल हेड वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, मतलब कि दोनों के दोनों हेड्स वाला सिर्फ एक ऑप्शन है। आप समझ रहे हो? अब मैं आपको ओरली भी पूछूं ना, आपका सम यहीं पे बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला खत्म है। योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय कितने? फेवरेबल में 1 आया, टोटल कितने? 4। तो आपका आंसर टेक्निकली 1/4 आके रुक जाता है, जब तक कि मैंने इतना ही बताया है आपको, राइट। अब देखना, इवेंट बी बहुत सही है। इवेंट बी गिवन दैट वन ऑफ देम इज हेड्स। अब मुझे बता दो इसका मतलब क्या है। मुझे ना कॉइन टॉस के बाद दोनों हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अगर मुझे कुछ कंडीशन नहीं दी जाती तो मेरा आंसर 1/4 होता। अब तक मेरे जितने वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, इतना तो आपको सच में समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो प्लीज देखो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सही होना जरूरी है। अब बता दो, अगर उन्होंने बोला है कि एक आपको मैं हिंट दे देता हूं, एक आपको पहले से एक आपको मैं इनपुट दे देता हूं कि भाई कोई एक उसमें से पहले से हेड है। अब मुझे बता दो इसका पहले तो आपका जो सेट होगा वो किस तरीके से रेडी होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स किस तरीके से रेडी होंगे। तो मैं बताता हूं, बी में आपके सैंपल्स होने चाहिए, कोई भी एक हेड तो है। तो इसमें एक हेड वाले ऑप्शंस कितने देखो, एक तो दोनों हेड हो सकते हैं, हेड टेल्स हो सकता है, या फिर टेल्स हेड हो सकता है। टेल्स टेल्स नहीं होगा, ये तो आपको भी समझ में आया। अब आप मुझे सच्ची बताओ मेरे दोस्त, अब आपको अगर मैंने सवाल पूछा प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट बोथ हेड्स गिवन दैट वन ऑफ देम इज ऑलरेडी हेड्स, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा है? probability that I'll get both heads given that one of them is heads,
तो मेरा आंसर क्या है? सर ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सिखाया था, अपन उसी को इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आता है? बी। अब सच्ची सच्ची में बताना, बिल्कुल यहाँ पे झगड़े नहीं करोगे आप, मुझे बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए को देखो बी को देखो, इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपका 1 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा ही आएगा। एम आई करेक्ट? आउट ऑफ सैंपल स्पेस है ना, 4 है ना सैंपल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी तो ऐसी निकलती है। अब सच्ची में बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने हैं? बी में है कितने नंबर ऑफ फेवरेबल? 3 आउट ऑफ कितने? 4। तो मुझे बता दो, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। योर आंसर इन दिस केस इज नथिंग बट 1/3। मेरे भाई कंडीशन ना होती तो 1/4 होता, कंडीशन है तो यहाँ पे 1/3 आ गया। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ या समझ में? सो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज आर रेगुलर वाला प्रोबेबिलिटी, एंड ये जो आया दिस इज क्लियरली अपना कौन सा वाला प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल वाला प्रोबेबिलिटी। आई होप द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज क्लियर। वैसे भी देख के भी आपको पता पड़ रहा था ए अपना 1 है और यहाँ पे बी का ऑलरेडी कितना हो गया आपका? टी हट जाता है तो वैसे भी आपको समझ में आ जाता आंसर कितना आना चाहिए था, 1/3। तो चलिए मैं समझ रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग नाउ, राइट? देखो यहाँ पे भी कंडीशन डाल रहा हूँ कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई है, राइट? तो चलो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको भी समझ में आई है, अगर वो मैं कॉन्सेप्ट दिमाग में रखूँ तो अब मैं जा रहा हूँ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ना आपको इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें समझ में आना जरूरी है। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो मैं ट्रायल करता हूँ, आपको फॉर्मूला किस तरीके से आया बता देता हूं। देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, राइट? एंड देन अपन डिस्कस करते कि आंसर किस तरीके से आने चाहिए थे और क्या हम लोगों ने दिमाग लगाया। सो ये जिसको समझ में आएगा उसका हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। और ये कौन है? ये सब कुछ आपका फाउंडेशन है। किस चीज का? आगे जाके जो नेक्स्ट सेशन में बेस थ्योरम सिखाने वाला उसके न्यूमेरिकल्स के लिए, राइट? तो चलिए टोटल प्रोबेबिलिटी को शुरुआत करते हैं। मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक काम करता हूं मैं, मेरे पास है एक बैग, लेट्स से दिस इज बैग। बैग में है 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। आई रिपीट, कितने? 3 ब्लैक कलर के और 4 रेड कलर के बॉल्स है, राइट? मैंने अगर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ रेड बॉल। अगर मुझे कोई भी एक बॉल उस बैग से हटाना हो, तो बैग एंड बॉल्स के बहुत सारे सम्स हम लोगों ने वैसे तो किए, बहुत ट्रिकी सम्स भी किए। तो ये तो भाई किस खेत की मूली है मुझे बता दो। लेट्स से देख के मुझे पता पड़ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको इवेंट ए बोल देते हैं, चलेगा? प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट रेड कलर का बॉल, हाँ, प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट रेड कलर का बॉल। आंसर क्या आना चाहिए मुझे बता दो। रेड कलर है ही कितने? 4 आउट ऑफ कितने सैंपल्स? 7। तो ये आपका आंसर आ जाता 4/7। यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत है। और बोलो ये क्या सर टोटल प्रोबेबिलिटी लगी? नहीं भाई, ये तो अपनी नॉर्मल वाली प्रोबेबिलिटी लगी। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब मैं कुछ ऐसे लूँ तो। देखो बहुत अच्छे से समझ लो, सर बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ब्लैक है और 4 रेड है, कंसिडर कर लो। 4 ब्लैक के और 5 रेड बॉल्स है ना? अब मुझे क्या बोला गया है? देखो आप बहुत अच्छे से देख लो, सर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं आपको, तो ध्यान से देखना। मुझे बोला है कि अब जाके मेरा रेड यहां पे आएगा, जस्ट अ सेकेंड, अब जाके मेरा यहाँ पे रेड आएगा, तो बताना क्या सीन होगा। अब बताना प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट रेड क्या होगा। चलो तो ये आपको पता है, दिस इज नथिंग बट ए वाला इवेंट, कंसिडर करते हैं इसको। दिस इज, हाँ अब प्लीज देख लेना, अब तक सिर्फ अकेला था, उसमें से कुछ निकलना था। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जैसे 2 बैग्स है अभी, तो इस अर्न में अगर 2 बैग्स हैं तो ये बैग को मैं कंसिडर करता हूँ, लेट्स से इसका इवेंट 1 कंसिडर करते हैं और इवेंट 2 कंसिडर करते हैं, राइट? अब मुझे बता दो, ये जो आएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आएगी, करेक्ट है, राइट? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगी? इवेंट 2 आएगी, एम आई करेक्ट? अब जब रेड कलर का बॉल चुनना है तो 2 बैग में से कोई एक रैंडमली बैग सिलेक्ट होगा। तो पहले तो बैग सिलेक्शन पे हम लोगों को झगड़ा होगा, फिर बैग के अंदर जो बॉल्स है उसमें से हम लोगों को कौन सा बॉल चाहिए मेरे दोस्त? रेड बॉल चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सिंपल चीज है। अब कंसिडर कर लो कि मैंने इवन वाला बैग जो है, पहला वाला बैग चुन लिया, तो मुझे बता दो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी दैट I have got red color का बॉल,
राइट, यानी कि ए आई हैव गॉट माई इवेंट वाइल कंसिडरिंग कौन सा बैग मेरे भाई, E1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट आई हैव गॉट रेड कलर का बॉल कंसिडरिंग सिलेक्शन में कौन सी बैग है, E2 बैग है। तो आपको पता चल रहा है वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थीम जो है वो आपका यहाँ पे वर्कआउट हुआ। अब जब सिंगल बैग था तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट नहीं लगी, जैसे ही आपके इवेंट्स जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ गए, आपने आपका फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला आएगा ना, ध्यान से देखना आपके सर कैसे लिख रहे हैं, आपको बस ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। देखो कर सकते हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव सिलेक्टेड रेड कलर का बॉल फ्रॉम बैग नंबर E1, करेक्ट है, इवेंट 1 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एम आई करेक्ट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट अगेन अपन ने रेड कलर का ही बॉल लिया हुआ है बट फ्रॉम बैग E2 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, E2 आएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है दोस्त, ये जो होगा ना दिस विल बी नथिंग बट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टोटल डेरिवेटिव। और पूछोगे सर जी फॉर्मूला तो ठीक है, एक बार संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें बता दो, तो मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। अगर मेरे पास ये सैम्पल स्पेस है, बहुत पुराना वाला एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट, तो इस सैम्पल स्पेस को भर के कंप्लीट किया है किन लोगों ने, यहाँ पे है कंसिडर कर लो कि 3 इवेंट्स, सो इवेंट 1, इवेंट 2 और आई एम सॉरी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इवेंट 3। अब ये कैसे होने चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन का ख्याल रखना है, मतलब वो तो आपको समझ में आएगा। इवेंट 1 और इवेंट 2 जो है उसका जो आंसर आना चाहिए, कोई एक दूसरे में टांग नहीं अड़ा रहा है, तो यहाँ पे कोई आड़े नहीं आ रहा है, तो सारे लोग सेपरेटेड है, ये आप समझ लो। दूसरा, ये एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है पता है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करोगे, सबको ऐड करने के बाद मुझे मेरा क्या दिखना चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस दिखना ही चाहिए। इज नथिंग बट मेरी एक कंडीशन जहाँ पे ये सारे लोग मिलके इसको रेडी कर रहे हैं, इसमें और कोई ऐसा छुपा हुआ एलिमेंट नहीं है, ये आपको चीज़ ख्याल रखनी है, राइट। और आपको पता है लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 0, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को ख्याल रखो। तो अगर इतनी बेसिक एलिमेंट मतलब चीज़ें अगर मुझे दी है, तो इस केस में मुझे इन लोगों में अगर कोई एक कॉमनली मुझे चीज़ पूछी है जो कि मेरा इवेंट ए है अभी, हाँ समझ में आया, आप समझ में आया मैंने क्या बोला। सो रेड बॉल वाला इवेंट इन तीनों में कहीं पे भी हो सकता है, तो आपको इन तीनों में से सिलेक्शन करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो इस केस में ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट योर इवेंट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट इवेंट ए लेकिन फ्रॉम E1 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आप समझ रहे हो ना, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट इवेंट ए लेकिन फ्रॉम E2, सब सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके आपको जाना है, E2 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ E3 आएगा, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी आना चाहिए मेरे दोस्त। और इसी तरीके से अगर E1, E2, E3, E4 हो, E5 हो, तो ये कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट वर्कआउट होती है। आया समझ में? अब आप चलो देखते ना, कुछ न्यूमेरिकल्स ही देख लेते, कॉन्सेप्ट समझ में आई है, नोटबुक में एंट्री कर लो, इस तरीके से कुछ होती है कॉन्सेप्ट। चलिए देखते अब हमें चाहिए क्या और क्या पूछा है। इफ 40% ऑफ बॉयज ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, 60% ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैथ्स इज चोजन। अब देखो फाइनली मुझे आउटकम क्या चाहिए, मैथ्स इज चोजन बोला है, इज इफ हाफ ऑफ द क्लास का पॉपुलेशन इज नथिंग बट गर्ल्स। अब मुझे बता दो कि मैं इसको किस तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश करूं। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो आपने ये समझ में आना चाहिए कि आपको लड़का और लड़की में से किसी को चुनना है, बॉय या गर्ल। यानी कि मैं यहाँ पे बताता हूँ दिस इज बॉयज़ वाला सेक्शन और यहाँ पे गर्ल्स वाला सेक्शन। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब इस केस में हमें क्या करना है, लेट दिस बी आर इवेंट E1, लेट दिस बी आर इवेंट E1, लेट दिस बी आर इवेंट E2, राइट। अब ये बॉयज़ और गर्ल्स में सिलेक्शन अगर मेरा ख़त्म हो गया हो, तो मेरा फाइनल एम क्या है, मुझे कुछ भी हो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट क्या सिलेक्ट किया इन लोगों ने, मैथ्स को सिलेक्ट किया हुआ है, वो मुझे चाहिए। लेट दिस प्रोबेबिलिटी बी, लेट दिस इवेंट बी नथिंग बट ए, राइट। अब मुझे बता दो, यहां से जब बाहर आओगे तो ऑफकोर्स आपके पास कौन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज यानी कि E1, राइट, आपने सिलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर E2, सेम पॉलिसी, कोई चेंज नहीं कर रहे। अब इधर से जब मैथ्स सिलेक्शन होगा तो होगा मैथ्स को मैंने सिलेक्ट किया प्रोवाइडेड कहाँ से, E1 से। यहाँ पे भी मैंने मैथ्स को सिलेक्ट किया प्रोवाइडेड कहाँ से,
E2 से। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें अभी डायग्राम में रेडी है और मुझे सवाल पूछा गया है, आई चेंज द कलर इफ़ यू वांट। मुझे सवाल पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बंदे मिले। तो इस केस में मेरा आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट ए अपॉन इवन along with probability of even plus probability of A upon E2 probability of E2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दादा। अब मुझे बता दो, बॉयज और गर्ल्स में ऑलरेडी बोला है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नथिंग बट फॉर गर्ल्स। तो यानी कि लड़का और लड़की में से चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, बिकॉज 50% बोला है तो दोनों का इक्वली लाइकली चांस है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, राइट। अब जबकि लड़कों वाली जो बॉयज़ के लिए जो दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी मैथ्स की कितनी दी है, 40% ऑफ बॉयज़। सो 40% ऑफ बॉयज़ कंसिडरिंग मैथ्स ले रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं जा रहा हूँ तो 40% मतलब कि आपको पता है अभी कितना है, ये 0.4 होना चाहिए। ये भी आपको पता है कितना है, 60% यानी कि 0.6 होना चाहिए। तो आपको बेसिक तो फॉर्मूला वाइज रादर आई कैन से कि आपको तो इनकी वैल्यूज भी अब पता है, बस पुटअप करो। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट मैथ्स का बंदा बंदी इज नथिंग बट ए अपॉन इवन इज नथिंग बट डायरेक्टली 0.4 इंटू हाफ प्लस 0.6 इंटू कितना आएगा मेरे दोस्त, हाफ आएगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट। अब इनका हाफ कर दीजिएगा तो यहाँ पे होगा 0.2, यहाँ पे होगा 0.3। तो सिंपल चीज़ है, 0.3 प्लस 0.2 होगा 0.5 इज नथिंग बट आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा और आपको आपका आंसर जो है वो ऑफिशियली यहाँ पे मिल जाएगा। देखो हाउ सिंपल दिस इज दिस। ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया है क्या? अगर ये समझ में आया तो मुझे बता दो नेक्स्ट इसमें हम लोग अब क्या करेंगे। नेक्स्ट इसमें बोला क्या हमें ना, अब प्रॉब्लम इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स बोला है। कौन कौन है? PQRST बोला है, ओके। अब 5 लोग हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिविजुअली ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है। देन फाइंड दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो अब मुझे बता दो, मैं ना इवेंट ए ले रहा हूँ, ए इज नथिंग बट प्रॉब्लम इज सॉल्व। राइट। अब मुझे बता दो कि मैं यहाँ पे PQRST के लिए अगर जाऊँ तो मैं छोटे छोटे सेक्शंस बता दूँ, आपको ड्राइंग के हिसाब से भी बता ही देता हूँ तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। P को ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, फिर Q को ले लेता हूँ मैं, देन आई विल टेक R को, देन ये बस ये ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे तो आप हम लोग फटाफट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितने लोगों को ले लिया? PQRST को ले लिया। अब मैं जब इनको सभी लोगों को ले रहा हूँ तो इन सभी लोगों को लेने के बाद मुझे कहीं ना कहीं से आउटकम इन सब का एक ही चाहिए। मुझे चाहिए इवेंट ए, दैट इज माय प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। सो माय प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। सो एक मिनट, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके लिख देता हूँ। चलो अब मुझे बता दो आंसर क्या आएगा। आपको पता है, मुझे पता है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ इवन, इसको कंसिडर करते हैं E2, लेट्स से दिस इज E3, लेट्स से दिस इज E4, लेट्स से दिस इज E5। 5 लोग हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा? ऑफ कोर्स आपको पता है 1/5 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा? ऑफ कोर्स 1/5 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आएगा भाई? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या आएगा? वापस से 1/5 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या आएगा? अगेन दिस विल बी 1/5। सो मुझे अगर टोटल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है तो यहाँ तक के मैं जब के आऊँगा तो मुझे अब सारे लोगों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय व्हाट? E1 कितनी दी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय E2 कितना दिया हुआ है? 1/3। अगेन प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय E3, ये कितना दिया हुआ है? 2/3। देन प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय E4 1/5। देन प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय इवेंट 5 कितना आना चाहिए? 1/6। तो कोई नहीं जी, हमें पता है, हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इस केस में ए मुझे फाइंड आउट करना है तो आपको पता है, मैंने बोला है बस इन लोगों के फटाफट मल्टीप्लिकेशन ले लो, डायरेक्ट करूँ। सो 1/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस
1/5 इंटू 2/3 प्लस 1/5, आप समझ रहे हो ना, इंटू कितना आएगा, 1/5 इंटू 1/5 आएगा, और यहाँ पे 1/5 इंटू कितना आएगा मेरे दोस्त, 1/6 आएगा, राइट। बस कुछ नहीं, इनको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी बेस ले लो, आपको चाहिए तो सब में से 1/5 को आप लोग बाहर निकाल के इन सारी वाली प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करो, जो भी आंसर आएगा ना मेरे दोस्त प्लीज़ फाइंड आउट कर लो और मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फाइनल आंसर आपका इस केस में क्या आता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई। अगर आई है ना तो ये सम नंबर 3 जो है ये आपका काम है, ये आपको मैं एज इन क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। एंड विद दिस आई कैन ऑफिशियली से दैट कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स जो है वो हम लोगों ने अभी खत्म किया है, प्रॉपर्टीज देखी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिर्फ अटैक करेंगे बेस थ्योरम के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।